आप में से कई लोग पिछले कुछ समय में हुए जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों के चलते ये सोच रहे होंगे कि दुबई आज ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट के ग्रैंड स्कीम में वास्तव में किस मुकाम पर खड़ा है। आमतौर पर इस तुलना में जो प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं वो हैं दुबई, लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। दुबई को हमेशा इन्हीं ग्लोबल मार्केट से कंपेयर किया जाता है, लेकिन अब परिस्थितियां वैसी नहीं रही। नमस्ते, मेरा नाम माधुरी पोडेटी है और मैं हूँ सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एक्सपीरियंस रियल्टी से। पिछले कुछ हफ्तों में जो कुछ भी मिडिल ईस्ट में हुआ है उसके बावजूद मार्केट डेटा तो आगे बढ़ चुका है, पर जो कैपिटल एलोकेटर्स हैं उन्होंने अभी तक भी अपनी सोच को उस गति से अलाइन नहीं किया है। इस कंपेटिटिव एनालिसिस में हम 8 प्रमुख रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ग्लोबल मार्केट्स का अध्ययन करेंगे और ये स्पष्ट करेंगे कि 2026 में इन्वेस्टर्स को किस नजरिए से सोचना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह मार्केट्स में शिफ्ट देखने को मिला है, इन्वेस्टर्स ने दुबई को बिल्कुल ग्रांटेड ले रखा है। इन्वेस्टर्स ये मानकर चलते हैं कि दुबई और सारे ग्लोबल लक्जरी रियल एस्टेट मार्केट में से एक है, एक ऐसा मार्केट जो व्यापक रूप से तुलनीय है और साथ ही व्यापक रूप से सब्स्टिट्यूटेबल भी है। मतलब अगर दुबई महंगा लगने लगे तो इन्वेस्टर्स अपनी पूंजी सिंगापुर की ओर मोड़ देते हैं। अगर सिंगापुर समांतर रूप से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव लगे तो इन्वेस्टर्स की नजर लंदन की ओर मुड़ने लगती है। अगर लंदन ज्यादा रेगुलेटेड और टैक्स्ड हो जाए तो वो न्यूयॉर्क या बाली को अपना इन्वेस्टमेंट चैनल बना लेते हैं। इन्वेस्टर्स का ये मोडस ऑपरेंडी 2 दशकों से चलता आया है, लेकिन ये मेंटल कॉन्सेप्ट आज की तारीख में एक्यूरेट नहीं है। मैंने आज 8 ग्लोबल मार्केट्स का अध्ययन किया है। दुबई, इंडियन सबर्ब्स, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, हांगकांग और बाली। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे समझ आई है कि पिछले 15 सालों में हर एक मार्केट स्ट्रक्चरली एक अलग दिशा में फैल चुका है। प्रत्येक मार्केट ग्लोबल लक्जरी रियल एस्टेट के लेयर्स में थोड़े से अलग जगह पर खड़ा है और इसीलिए ये अब एक श्रेणी में नहीं रहे। प्रत्येक मार्केट में एक प्रमुख स्ट्रक्चरल ऑफसेट देखने को मिला है, जिसे मार्केट्स ने अभी तक पूरी तरह से प्राइस नहीं किया और वहीं सही तरह के इन्वेस्टर्स के लिए वास्तविक रूप से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दर्शाता है। चलिए इसी बात को गहराई से समझते हैं। मेरे विश्लेषण के दौरान एक इंपॉर्टेंट यूनाइटिंग फैक्टर समान रूप से सामने आया। 2008 के बाद प्रत्येक मार्केट ने कम से कम एक बड़े करेक्शन का सामना किया है, पर जो चीज वास्तव में इंटरेस्टिंग है वो है इन मार्केट करेक्शंस के बाद की रिकवरी। 2008 में जब ग्लोबल रियल एस्टेट क्रैश हुआ था, तब दुबई का मार्केट लगभग 50% तक गिरा था। इसकी तुलना में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगभग 30% की गिरावट देखी। मायामी 50% और सैन फ्रांसिस्को करीबन 40% तक गिरा था। लंदन की प्राइम रियल एस्टेट 15 से 20% तक नीचे आई। सिंगापुर ने एक कंपेटिटिव मीडियन पर स्टेडी रहकर लगभग 25% की गिरावट का सामना किया। हांगकांग और इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। प्रत्येक मार्केट ने अपनी अलग ट्रेजेक्टरी का सामना किया और अपने ही ढंग से करेक्ट भी हुए, लेकिन हमारा कंसेंसस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से चूक जाता है। ये डिडक्शन पूरी कहानी नहीं कहता। दुबई, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन तीनों ने 2008 के बाद नई बढ़ोतरी स्थापित की, पर हांगकांग और प्राइम सेंट्रल लंदन ऐसा नहीं कर पाए। इंडिया ने इररेगुलर रिकवरी की, जबकि बाली ने टूरिज्म पर फोकस किया, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए ओनरशिप रेस्ट्रिक्टेड ही रहा। वर्तमान में अपने सितंबर 2021 के शिखर से हांगकांग 28% के ड्रॉडाउन में है। दाम गिरते रहे। 2022 में 15%, 2023 में 7% और 2024 में फिर से 7.1%। सरकार ने फरवरी 2024 में प्रत्येक कूलिंग मेजर को रद्द कर दिया। अब वॉल्यूम्स धीरे धीरे रिकवर होने लगे हैं, लेकिन प्राइसेस दुर्भाग्यवश रिकवर नहीं हो पाए। ब्रेक्सिट इंप्लीमेंटेशन के बाद प्राइम सेंट्रल लंदन 2016 और 2019 के बीच 14% तक गिरा। इसकी तुलना में लंदन को छोड़कर बाकी यूनाइटेड किंगडम 32% तक चढ़ा।
2024 में बजट ने नॉन डोमिसाइल टैक्स रिजीम को रद्द कर दिया, जो ब्रिटिश प्रणाली में 1799 से चला आ रहा था। जो लोग यूके में रहकर टैक्स दे रहे हों पर उनकी परमानेंट रेसिडेंसी यूके के बाहर होती हो, उन्हें नॉन डोमिसाइल रेसिडेंट्स कहा जाता है। नॉन डॉम्स लंदन रियल एस्टेट के 5 मिलियन पाउंड से ऊपर की प्रॉपर्टीज के प्रिंसिपल बायर्स थे। 2025 में प्राइम लक्जरी ट्रांजैक्शंस ने अपनी एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। अब ये ऊपरी तौर पर नॉर्मल मार्केट का शोर हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये एक सिस्टमिक स्ट्रक्चरल रीडिस्ट्रीब्यूशन है कि ग्लोबल कैपिटल अब किस स्तर पर प्रोडक्टिवली बैठ सकती है। इसी आधार पर जो अंडरलाइंग पैटर्न्स हमें देखने को मिले हैं वो ये है कि सिंगापुर किसी भी एशियन मार्केट की तुलना में ज्यादा प्रेडिक्टेबल लीगल आर्किटेक्चर रखता है, लेकिन इसके साथ ही उसने फॉरेन रेजिडेंशियल परचेसेस पर 60% की एडिशनल बायर स्टैम्प ड्यूटी लागू कर रखी है। सीधे शब्दों में $2 मिलियन की सिंगापुरियन प्रॉपर्टी खरीदने पर एक फॉरेन या नॉन नेशनल बायर को सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी के रूप में एक्स्ट्रा 1.2 मिलियन सिंगापुरियन डॉलर्स नगद में देने पड़ते हैं। फॉरेन बायर्स पहले रीसेल ट्रांजैक्शन के 3 से 6% का हिस्सा थे। वर्तमान में ये फॉरेन बायर्स सिर्फ 1.4% रह गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंगापुर अब एक फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन नहीं है। दूसरी ओर हांगकांग फ्री होल्ड प्रदान करता है और हाल ही में सभी कूलिंग मेजर्स हटा दिए गए हैं। ये सीरियस इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव बात है, लेकिन इसी के साथ ही मेनलैंड चाइना के साथ पॉलिटिकल इंटीग्रेशन का जोखिम भी है, जो निरंतर बढ़ता जा रहा है। जब हम इन सभी पॉइंट्स को एक साथ देखते हैं तो ये साफ दिखाई देता है कि ये मार्केट्स इन्वेस्टर्स की नजर में कंपटीशन से बाहर क्यों हो रहे हैं। लंदन फ्री होल्ड और डीप लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है, लेकिन फॉरेन बायर्स पर 1.5 मिलियन पाउंड से ऊपर की प्रॉपर्टीज पर 17% तक की स्टैम्प ड्यूटी लैंड टैक्स लगाता है। इसके अलावा कैपिटल गेन टैक्स 24% तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही एक कंपल्सरी ईयरली काउंसिल टैक्स भी लागू होता है। नॉन डॉम्स के रद्द होने पर मेन अल्ट्रा हाई नेटवर्थ बायर कोहॉर्ट्स को लगभग एक ही कदम में हटा दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व के सबसे गहरे मार्केट के साथ साथ ट्रांसपेरेंट लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रदान करता है, लेकिन इसके साथ ही नॉन रेसिडेंट्स पर फेडरल और स्टेट कैपिटल गेन टैक्स 37% तक लगाता है। फ्रिप्टा यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रियल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट क्लोजिंग के समय ग्रोस सेल्स प्रोसीड्स का 15% रोक लेता है। न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन एरियाज के ज्यादातर क्षेत्रों में सालाना प्रॉपर्टी टैक्सेस असेस्ड वैल्यू के 1 से 2.5% तक हैं। इसीलिए ये एक हाई फ्रिक्शन हाई होल्डिंग कॉस्ट मार्केट बन जाता है। इंडिया सुधार और परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित एक सूटेबल मार्केट है, लेकिन ये एनआरआई और ओसीआई तक वर्जित है। बाली इन सब की तुलना में इस अध्ययन का एकमात्र ऐसा मार्केट है जहां फॉरेनर्स को फ्री होल्ड टाइटल ही नहीं मिलती। बाली का लीगल एक्सेस लीज होल्ड के माध्यम से चलता है या फिर एक पीटीपीएमए कंपनी स्ट्रक्चर के माध्यम से, जिसमें लगभग $700,000 का कैपिटल कमिटमेंट अनिवार्य है। बेशक ये एक बढ़िया मार्केट है, लेकिन प्रत्येक पड़ाव पर हेवीली रेस्ट्रिक्टेड मार्केट भी है। प्रत्येक मार्केट एक बड़े स्ट्रक्चरल ऑफसेट के साथ चलता है, जो रिटर्न प्रोफाइल को आफ्टर टैक्स, आफ्टर फ्रिक्शन, आफ्टर रेस्ट्रिक्शन के आधार पर पूरी तरह से परिवर्तित कर देता है। बाकी मार्केट्स की बात हो गई, आइए अब इन सभी को दुबई से कंपेयर करते हैं। दुबई डेजिग्नेटेड जोन्स में फॉरेन फ्री होल्ड ओनरशिप की पूरी अनुमति देता है। पर्सनल इनकम टैक्स 0, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन पर्सनल प्रॉपर्टी 0, कोई सालाना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं और कोई इनहेरिटेंस टैक्स भी नहीं। सरकार द्वारा 2023 में लागू किए गए 9% कॉर्पोरेट टैक्स पर्सनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को क्लियरली अपने दायरे से बाहर रखता है। कैश के माध्यम से किए गए किसी भी परचेज की प्रोसेसिंग टाइम 7 से 14 डेज होती है। राउंड ट्रिप क्लोजिंग कॉस्ट लगभग 6 to 7% तक होते हैं।
गोल्डन वीजा शुरुआत में 10 मिलियन दिरहम्स पर निर्धारित था, जिसे बाद में 2 मिलियन दिरहम्स कर दिया गया। डाउन पेमेंट रिक्वायरमेंट 2025 में पूरी तरह रद्द कर दी गई। अब तक चर्चा में रहे सभी मार्केट्स में से किसी में भी इस तरह की एक्सेसिबिलिटी लेवल का अस्तित्व ही नहीं है। जब मैंने इन मार्केट्स को 8 इन्वेस्टमेंट सेंट्रिक क्राइटेरिया पर स्कोर किया, ईज ऑफ बाइंग, ट्रांसपेरेंसी, कैपिटल अप्रिसिएशन, स्टेबिलिटी, फॉरेन इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एफिशिएंसी, लीगल क्लैरिटी और लिक्विडिटी स्पीड, दुबई ने 9.0 कंपोजिट प्राप्त किया। किसी और मार्केट ने 8.0 से ऊपर स्कोर ही नहीं किया। बात ये नहीं कि दुबई हर मैट्रिक्स पर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सिंगापुर अपनी लीगल स्ट्रक्चर के संदर्भ में ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे डीप लिक्विडिटी रखता है। लंदन सबसे पुराना लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा मार्केट डेटा प्रदान करता है जिससे एनालिसिस की जा सकती है। बात यह है कि दुबई इस डेटाबेस का सबसे कम कॉम्प्रोमाइज मार्केट है और इसीलिए एकमात्र ऐसा मार्केट है जिसमें कोई बड़ा स्ट्रक्चरल ऑफसेट नहीं है। सिंगापुर के पास ABSD है, हांगकांग के पास मेनलैंड इंटीग्रेशन का बोझ है, लंदन के पास नॉन डॉम की समाप्ति, न्यूयॉर्क के पास फ्रिप्टा और कैपिटल गेन टैक्स है, बाली के पास फ्री होल्ड रेस्ट्रिक्शन और इंडिया के पास NRI OCI गेट कीपिंग है। दुबई इनमें से किसी भी रुकावट के बिना अटल है। दुबई इन सबसे ज्यादा ओपन मार्केट है। अब जब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स इस तरह की जानकारी को प्रस्तुत करते हैं तो जो रिफ्लेक्सिव नी जर्क रेस्पॉन्सेज लोगों से आते हैं वो ये है कि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या, हाल ही में हुए जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस का क्या ये कोई एक और स्पेक्युलेटिव साइकिल की पिछली अवस्था नहीं है? आपके सवाल स्वाभाविक है, लेकिन सही मायनों में ये कॉन्टेक्सचुअल पॉइंट नहीं है। मैं बताती हूँ क्यों। 2008 में दुबई का मार्केट 60% से ज्यादा लेवरेज स्पेक्युलेशन था। ऑफ प्लान फ्लिपर्स चंद दिनों में मार्केट से बाहर निकल जाते थे। कोई एस्क्रो लॉ एनफोर्समेंट नहीं था जो इस प्रकार की गतिविधियों पर नियंत्रण कर सके। रेरा भी नया लाया गया था और अपने ओवरलैप के इश्यूज को भी अभी सुधार ही रहा था। प्रोजेक्ट रेगुलेशंस बिल्कुल इनकंसिस्टेंट थी। क्रेडिट फ्रीज, सिर्फ इसी एक बात ने मार्केट को महीनों में समाप्त कर दिया। दुबई वर्ल्ड, जो UAE की एक प्रमुख स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, उसे $26 बिलियन की रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता पड़ी। इसी के चलते प्रॉपर्टी प्राइसेस एक ही क्वार्टर में 40% तक गिर गए। मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस होती है कि वो मार्केट आज का मार्केट नहीं है। अप्रैल 2026 में दुबई मार्केट में 70% से ज्यादा एंड यूजर डिमांड थी। 87% ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही हैं। जनसंख्या अब 4.2 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है, जबकि 2008 में ये लगभग 3 मिलियन थी। दुबई वर्ल्ड जैसी कोई संस्था स्ट्रेस में नहीं है। कोई डेवलपर इंसॉल्वेंसी कैस्केड पाइपलाइन में नहीं है। रेगुलेटरी आर्किटेक्चर पूरी तरह मजबूत है। रेरा, एस्क्रो लॉज, 2013 के LTV कैप्स और अनिवार्य प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन, ये सभी पूर्ण रूप से स्ट्रेस टेस्टेड हैं। 2026 की तुलना 2008 से करना कोई सिस्टमिक कंस्ट्रेन एनालिसिस नहीं है। ये एक कैटेगरी मिस्टेक है जो गलत तुलना से निकली है। ज्यादा सही पैरेलल ड्रॉ तो 2022 की रशिया यूक्रेन वॉर से की जा सकती है, जहां इस इवेंट ने दुबई में कोई करेक्शन ट्रिगर नहीं किया। उल्टा इस इवेंट ने इन्वेस्टमेंट फ्लो की तेजी बढ़ा दी। सोफिस्टिकेटेड कैपिटल अनसर्टेनिटी से दूर नहीं भागती, बल्कि उन जुरिस्डिक्शंस की ओर आकर्षित होती हैं जहां सर्टेनिटी प्रीमियम सबसे ज्यादा हो। प्रत्येक कंपैरेबल मार्केट ट्रांजिशन में पैटर्न एक ही रहा है। जो इन्वेस्टर्स स्ट्रक्चरल शिफ्ट का पहले से अंदाजा लगा लेते हैं, उन्हें इसका प्रतिफल रिवॉर्ड मिलता है, और जो इन्वेस्टर्स कॉन्फर्मेशन का वेट करते हैं वो एक्सेस प्रीमियम कीमत चुकाते हैं। यहाँ एक लास्ट नंबर आता है जिसे आपके सोचने के नजरिए को उत्तेजित करना चाहिए।
हेनली एंड पार्टनर्स के अनुसार यूएई ने 2025 में 9,800 मिलियनेयर्स का स्वागत किया था और ये मिलियनेयर माइग्रेशन के आंकड़े ग्लोबली रैंक 1 रहे हैं। और इसके साथ यूएई में आई लगभग $63 बिलियन की वेल्थ। यूके ने उसी साल 16,500 मिलियनेयर्स खो दिए, इंडिया ने 3,500 खो दिए। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये हमारे एनालिसिस के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल डेटा पॉइंट है। कैपिटल संजोग से माइग्रेट नहीं करती, कैपिटल तो उन जुरिस्डिक्शंस की ओर जाते हैं जहां संरचना उसे कंपाउंड होने देती है। डायरेक्शन वेक्टर यूएई की ओर केंद्रित है। जब वेल्थ माइग्रेशन डेटा, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर डेटा, टैक्सेशन डेटा और क्राइसिस रिकवरी डेटा सभी अनेक साइकिल से गुजरते हुए एक ही दिशा की ओर बढ़ रहे हों, तो ये हाइपोथेसिस या थियरी नहीं रह जाती, ये स्ट्रक्चरल रियलिटी बन जाती है। अप्रैल 2026 में कैपिटल एलोकेटर्स के बीच सवाल अब ये नहीं है कि क्या दुबई इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं। डेटा ने खुद ही इसका जवाब दे दिया है। सवाल एलोकेशन के साइज का है, सवाल एंट्री पॉइंट का है। जो लोग इस समय अपनी एक्सपोजर का असेसमेंट कर रहे हैं, उनके लिए ये बात अब स्पेक्युलेटिव हाइपोथेसिस से एग्जीक्यूशन की ओर चली जाती है। कौन सा सेगमेंट, कौन सी कम्युनिटी, कौन सा एंट्री व्हीकल, कौन सा होल्डिंग पीरियड, कौन सी रेसिडेंसी लेयर, सप्लाई पाइपलाइन कहां मैटर करता है और कहां नहीं। अपॉर्चुनिटी की पहचान करना चुनौती का एक पहलू है, उसे सही ढंग से कैप्चर करना ये नतीजे प्रस्तुत करता है। बस यही हमारा डिस्कशन प्रिसाइज हो जाता है। अगर आप सक्रिय रूप से कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं, तो ये जनरली वो स्टेज है जहां ये बात कंजंक्चर नहीं रह जाती, बल्कि स्ट्रेटेजिक हो जाती है। मार्केट कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं कर रहा, ये वास्तविकता में रीप्राइसिंग कर रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि दुबई आपके पोर्टफोलियो में फिट होता है या नहीं, सवाल ये है कि अगले लेग अप से पहले आप कितना एक्सपोजर लेने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस एनालिसिस के फाइनल पॉइंट्स पर विस्तार से बात करना चाहते हो, या आपके पोर्टफोलियो जर्नी को जंप स्टार्ट करना चाहते हो, या आपको अब तक कहीं किसी बात पर क्लैरिटी चाहिए हो, तो कांटेक्ट करने में संकोच न करें। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की एनालिटिकल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्हें भी ऐसे एनालिसिस पर क्लैरिटी चाहिए हो, उनसे ये वीडियो शेयर करें। मैं हूं माधुरी पुडेटी, एक्सपीरियंस रियल्टी से। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।